वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 20, 21 और 22 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ जुजुत्सु काइसेन की कहानी में आगे। तो आगे हम देख पाते तो बचपन से काफ़ी गुस्सैल था। जहाँ किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने उसको पीट पीट के उसका भर्ता बना दिया, भले ही वो उस उम्र में और आकार में बड़ा हो। पर तभी उसे कोई लड़की मिलती है जो उसकी बोर्डम और दुनिया को बदल कर रख देती है। पर जहाँ कहानी आगे बताई नहीं जाती और हम पहुंचते वापस इस फाइट में जहाँ पर तोदो और इतादोरी लड़ रहे हैं इस कर्ज से। जहाँ तोदो इतादोरी को कहता है कि उसे विश्वास रखे और रुके ना, और फिर एनालाइज करता है दुश्मन के सारे मूव। जहाँ पर उसके पास अलग अलग मूव थे, जैसे कि जड़ें निकालना, शांत कर देने के लिए अपने फ्लावर को बिछा लेना, और तरह तरह के मूव जिसमें से एक में वो हवा में खड़ा रहकर हवा से भी वार कर सकता है। और साथ में अब ये हाथ जो कि उसने फाइनली अनलीश कर दिया है, जो टेक्निक काफी खतरनाक हो सकती है या नहीं अगर उसके इस्तेमाल करने से पहले तो अपना वार कर दिया और वो भाप पाता है सिर्फ और सिर्फ जीत। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी टांग को पकड़ लेती है इसकी एक जड़ और उसको बहुत दूर फेंक देती है, जहाँ पीछे उसके वार तैयार होते हैं उस पर चुभने के लिए। लेकिन तभी तो अपनी ताली बजाता है और ताली बजाते जगह चेंज हो जाती है इसकी और इनके दुश्मन की। जहाँ यही टेक्निक है तोदो की, जो है स्वैप कर लेना पोजीशन, जहाँ पे इसके इस्तेमाल से बाद में तोदो और इतादोरी दोनों मिलकर ताली बजा बजा कर तोदो अपनी इस पे वार करता है। समझ ही नहीं पाती है कि कहाँ से वार आने वाला होगा उसका। क्या वो जगह चेंज करेगा सुकाना और अपनी, या फिर वो मेरे से अपनी जगह चेंज करेगा, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देता है ये इसके लिए। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफ़ी क्रूअल वार होता है इसके लिए, जिसपे काफ़ी सारे लगातार वार होते हैं इन दोनों की इस तरह से, और ये कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके कन्फ्यूजन के बीच में एक वार इस्तेमाल करता है तदोरी, जो होता है ब्लैक फ्लैश, जिसके बारे में इसको कहा था ननामी ने कि ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लकीली उन्होंने 4 बार लगातार इसका इस्तेमाल किया है, जहाँ एक बार इस्तेमाल कर चुका था तदोरी इसका। मतलब काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, लेकिन सबके बावजूद इतादोरी लगातार 4 ब्लैक फ्लैश के वार करता है इसके ऊपर। मतलब इन टोटल में 5 ब्लैक फ्लैश एक दिन के अंदर, और आखिरी ब्लैक फ्लैश में उसको कंफ्यूज करता है तो दो, जहाँ पर उसे लगता है कि वो स्वैप करने वाला जगह, लेकिन वो सिर्फ ताली थी, जहाँ स्वैप करने के लिए ताली नहीं थी, बस ताली थी वो, जिसका आखिरी बार दोबारा पड़ता है इस पे। तो आगे भी फाइट कंटिन्यू होती है जहाँ पे इसके वारों को टॉच करते हैं तदोरी और तोदो, और ये भी आदी हो चुकी होती है तोदो के ताली मारने वाली टेक्निक का, जहाँ पे वो अपनी जगह स्वैप करने के साथ साथ इनमें लगातार वार भी कर पाती है। और पहली बार इतनी जख्मी हुई है जहाँ पर इसके साथ उसकी कुछ और टेक्निक्स है जो अभी भी अनलेश होना बाकी है। जहाँ अपने पीछे निकालती है बड़ा सा फूल, जिसके अंदर छोटे छोटे फूल होते हैं जो कि लोगों को काटने को दौड़ते हैं, और उन्हें फायर कर देती है इतादोरी और तोदो के ऊपर, जहाँ तोदो ताली बजा के जगह स्वैप कर लेता है इसकी और इतादोरी की। जहाँ वार तोदो की ओर आ रहे होते हैं, जिसको डिस्पेल करने की सोचता है अपने कर्ज एनर्जी से। लेकिन वो याद करता है फुशिगुरु के ऊपर हुए वार, जहाँ पे उसका वार बढ़ रहा था, जहाँ ये कर्ज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो कि सब बताते हैं इसको उसकी फेमस आइडल इसके दिमाग में 0.01 सेकंड के अंदर आकर कि ये सब सिर्फ कर्ज से बढ़ते हैं। जब अपने कर्ज एनर्जी की शील्ड ही हटा देता है उसी समय, और सारे बार अगल बगल से इसके निकल जाते बिना इसको ज़्यादा अफेक्ट किए। और फिर ये दोनों काफ़ी सारे खतरनाक वार करते हैं उसके ऊपर, और शायद ऐसा कंधा भी तोड़ दिया तो दोनों। पर क्योंकि लड़ाई काफ़ी देर तक चल रही है तो ये वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, और यहीं पे मौके का हथियार भी है, जिससे ये ततुरी की जगह स्वाइप कर देता है और उसके हाथ में जाता है वो हथियार, जिससे ये एक खतरनाक वार करता है इस कर्ज के ऊपर। तो ये कर्ज अब भी नहीं आ रहा, जहाँ पे ज़मीन से पेड़ पौधों की एनर्जी सब कर लेता है, जो काम इसका वो दूसरा हाथ करता है, जिसमें सारी एनर्जी जो भी कन्वर्ट होती है कर्ज एनर्जी में इसको नहीं मिलती, उसी फूल को मिलती है, जहाँ उस हाथ के इस्तेमाल से ये इसे वार करने जाती है और इनका वार इस पर लगे इसके लिए यूज़ करने जा रही है डोमिन एक्सपेंशन का। लेकिन तभी उनके आसपास लगा हुआ बैरियर टूट जाता है, जिसको तोड़ते हैं गोजू सेंस से अपनी आंखों से हटाकर पट्टी। और इसके अलावा दद्दू भी सच में रॉकस्टार निकलता है और अपने गिटार से लहर छोड़ते अपने कर्ज के, जिससे ये पिटबुल थोड़ा डगमगा जाता है। तो कहानी के इस फेज में वो परत अब तक हटी नहीं थी, जहाँ इस परत के अंदर एक थोड़ा सा नाड़ी डरपोक या फिर कमज़ोर बंदा मिलता है इनके टीचर से, जो उन पर वार करने जा रहा होता है। लेकिन इस लेयर को हटा हुआ देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है और सब जान पाते हैं कि इसने वो लेयर हटा दिया। जहाँ गोजू सेंसुपर से देख रहे होते हैं कि किसको पहले हराया जाए, तो देखते हैं तदोरी और तोदो को, जो शायद अभी इस मामले को संभाल सकते हैं। तो पहुंचते हैं दद्दू के पास इस पिटबुल से लड़ने के लिए, और वो भी अपना हथियार लेके इन पे वार करने जा रहा होता है। लेकिन तभी पता नहीं एक लहर से छूटती है और वो इसके हाथ पैरों को मरोड़ कर तबाह और नस्ता नाबूद कर देते हैं। तो बचिए ये कर्ज जो कि भागने में एक्सपर्ट है, और तभी गोजू सेंसे यूज़ करते हैं ब्लू एम्पलीफिकेशन और रेड रिवर्सल कर्ज टेक्निक्स का, जहाँ ये कर्ज दोबारा गोजू सेंसे को देखते ही भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये रेड और ब्लू का मिक्सचर पर्पल कलर का बार उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसको भाप लेता तो दो। लेकिन तभी जब वहाँ से भागने जा रही होती है उनका वार तेज से उस तरफ बढ़ता है और उसको ख़त्म कर देता है पूरी जगह के साथ। जहाँ पे कहना भी मुश्किल है कि वो मरी है नहीं मरी, पर जितना नुकसान इस वार की वजह से हुआ है डेफिनेटली वो मारी गई है। तो सब कुछ सेटल हो चुका है, पर शायद नहीं, क्योंकि वो कर्ज जो कि इंसान का आकार बदल सकता है एक उंगली लेके भागा है सुकाना की, जो कि शायद इनका मिशन था और वो मिशन सक्सेसफुल हो चुका है।
तो आगे हम देख पाते हैं उन लोगों को जो भागे उस जगह से, और उसमें ये भी कामयाब हो चुकी है जो अपना एक हाथ खो चुकी है। तो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को अगर हम छोड़े तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं और काफ़ी सारे कमाल की चीज़ें इकट्ठा कर चुके हैं। जहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे हज़ारों गेट थे जो कि इनकी एग्ज़ाम वाली जगह के आसपास ही थी। तो ये हुआ ऐसा कि आखिरी बार जो इनका सुकाना की उंगली थी तो उस पे इसने अपने किसी साथी का कर्ज एनर्जी डाल दी, जिससे ट्रेस करना आसान था उसकी उंगली को इस बिल्डिंग के अंदर जाके हजारों गेट के अंदर से, जहाँ से और उंगलियां भी मिली और तरह तरह की चीज़ें भी मिली। जहाँ हम जान पाते तेन गेन के बारे में जो कि इस जगह में इन गेटों को कंट्रोल करता है और सारे स्पेशल आइटम को यहीं छुपा कर रखने में हेल्प करता है, जो इमोर्टल है। जिस सबसे गोजू सेंसो का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने बैरियर क्रिएट किया जहाँ पे उन्हें बाहर रखा ताकि उन्हें लगे कि अंदर कोई खतरा हो सकता है और वो उसको तोड़ने में बिजी हो जाए और ये दूसरा साथी इनका वहाँ से सारी चीज़ें लेकर निकल सके और शक ना हो जल्दी उन्हें। और साथ ही गोजू सेंसे शील्ड पे कितने घातक साबित होते हैं वो भी चेक हो सके। तो ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं जहाँ पे हनामी और माही तो निकल रहे हैं आगे, जहाँ पे हनामी ने फील कर पाया डेथ को। जहाँ मतलब ये फील भी कर पा रहे हैं और बोल तो पा रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है आखिर में यही मदद करे इंसानों के बचने में उनकी साइड लेके, क्या पता। तो आगे चीज़ को लेके मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ चोरी हो गया इनके बेसमेंट से। तेनगिन समा की छुपाने की टेक्निक भी काम नहीं आई और उन्होंने भाप लिया कि कहाँ पे क्या हो सकता है और बहुत सारे स्पेशल ग्रेड की चीज़ें भी चोरी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि वो उन सारी चीज़ों का करेंगे क्या। अब कहानी में आ गए फुशिगिरो रिकवर हो रहा है जहाँ पे उसको देखने आते हैं इतादोरी और कुशिगाकी, जहाँ पे फुशिगिरो कहता है कि तुम पल से स्ट्रांग हो चुके हो इतादोरी को, और बहुत सारी बातें होती हैं इनकी। पर तभी हम देख पाते हैं कुछ समय बाद तोदो को भी, जो अप्रिशिएट करता है फुशिगिरो को उसके भाई के दोस्त होने के नाते। और आगे जो होता है काफ़ी ज़्यादा फनी होता है क्योंकि वो उसको भाई कह रहा था और उससे पीछे छुड़ा रहा होता था दोरी, जहाँ पे वो उसके मिडिल स्कूल में पढ़ा भी नहीं पर उसको उसका मिडिल स्कूल का भाई कह रहा है जो कि उसकी ख्याली दुनिया में उसने सोचा था। तो ही है। पर हम देखते हैं आगे एक बेसबॉल का मैच जिसकी कहानी कुछ इस तरह से कि वो लड़ाई पूरी नहीं हो पाई और इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, जहाँ पे इन्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और वो जो भी था एग्ज़ाम इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी था वगैरह वगैरह। जहाँ पे ड्रॉ किया जाता है एक डब्बे में से कुछ नाम और कार्ड गेम्स के, जहाँ निकलता है बेसबॉल और ये अब बेसबॉल में कम्पीट करने वाले हैं। तो पहले बैटिंग आती है उस अच्छी लड़की की जो कि बॉल पे हिट करती है, पर भागते हुए उसके दूसरे साथी आउट हो जाते हैं क्योंकि वो सही पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती। अब अगली बैटिंग होती है उस ब्लड कर्ज वाले शख्स की जो कि पूछता था तदोरी से कि वो क्यों बनना चाहता है जासूस, और से जहाँ पे तदोरी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, पहले तो अपना हो गया पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और जब मैं मरूँ तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जहाँ वो मेरे लिए थोड़ा उदास फील करे, जो उसका फ्यूनरल तक भी अटेंड कर सके। जहाँ इसके अलावा उस शख्स की कहानी भी कुछ ऐसी होती है जहाँ उसकी मॉम उसको छोड़ के चली जाती है, पर जैसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी फैमिली वाले उसकी मॉम को नहीं चाहते, पर जहाँ वो यहाँ रह के अपना नाम कमा सकता है और लोगों की मदद कर सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है, जैसा कि सेम तादोरी ने भी कहा। और इस वजह से वो स्ट्राइक आउट हो जाता है क्योंकि वो एक बार भी हिट नहीं करता बॉल को। तो उसके बाद पारी बदलती है और इनकी बारी आती है बैटिंग करने की, जहाँ कुगासाकी स्कोर करने में कामयाब हो जाती है। जिन सबको बॉल डाली जाती है एक मशीन से, जो वैसे गलत भी नहीं क्योंकि वो उनके एक टीममेट की जगह ले रही है, पर इस सब के अलावा वो सही से खेल रहे होते हैं। अगली बारी आती है पांडा की जो कि रन लेने में कामयाब होता है, फिर अगली बारी आती है माके की जो एक तेज हिट करती है जहाँ पे उसकी बॉल हवा में उड़ती हुई जाती है और उसको झाड़ू मोड़ने वाली लड़की कैच कर लेती है। तो फिर से पारी बदलती है और इस बार तोदो की बारी आती है जहाँ पे ध्यान उसका सारा इतादोरी पे होता है और माँ की उसके मुंह पे बॉल मारते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं क्योंकि सब नफरत करते हैं तोदो से, ना जाने क्यों। तो बात यहाँ इतादोरी के बारे में लेकर भी दोनों प्रिंसिपल्स की होती है, जहाँ पर वो नफरत करते नहीं है इतादोरी से, पर वो एक खतरा है और उसे जुजुत्सु के रूल्स के हिसाब से जीने का हक नहीं। पर वही कारण भी है बहुत सारे लोगों के बचने का भी, तो इन्हें भी सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना कि उसको मारने की। तो आगे कुछ और शानदार पारी भी खेली जाती है और अगली बारी आती है इसके बाद आखिर में इतादोरी की, जो कि एक होम रन मारता है क्योंकि उसके बैट से हिट हुई बॉल हवा में उड़ते हुए इस झाड़ू पे बैठी हुई लड़की के हाथ में भी नहीं आती और काफ़ी दूर जाके गिरती है। जिस सबके साथ लास्ट में हम पता नहीं क्यों देख पाते कोई संजय को पागलों की तरह हंसते हुए, जो कि चींटियों के ऊपर पैर रख रहे थे, लेकिन उनसे चींटियाँ मरती नहीं पर वो बस ऐसे पागलों की तरह हंसते वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और वैसे इन चींटियों को दोनों प्रिंसिपल बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तो कहानी में आगे हम देख पाते हैं एक शख्स को जो फोन पे किसी पे काफी गुस्से से बात कर रहा होता है और उसे धमका रहा होता है, जिसके पीछे एक कर्ज खड़ा होता है। पर इस इंसिडेंट को पूरा देखने से पहले हम पहुंचते हैं कुछ रिपोर्ट्स की ओर, जो कि दिखाई जा रही है कि कुछ 3 लोगों के जो कि सेम तरीके से मारे गए हैं, इतादोरी और फुशिगिरो को, जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, जिन सब के मरने की जगह अलग अलग है लेकिन पैटर्न सेम है। उनके दरवाजे में कोई खराबी आती थी और वो उसके बाद मारे जा रहे थे। और सब के अलावा इसके पीछे कर्ज भी हो सकता है लेकिन लोकेशन इनकी अलग है, तो क्या एक सेम कर्ज इन सबके पीछे होगा अगर कर्ज इस सब के पीछे हुआ तो उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहुंचते हैं स्कूल में, जहाँ पे कुछ लफंडर दिख रहे होते हैं जिनको पीटी उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की सोच रही होती है कुकासाकी, लेकिन वो पहले ही बाउ डाउन कर देते हैं।
इन दोनों के सामने नहीं, फुशिगिरो के सामने, जिसने अपने स्कूल के दिनों में यहाँ पे एक फेमस गुंडागर्दी करने वाली टीम को या फिर गैंग को पीटा था, जो एक खतरनाक लौंडे के तौर पे फेमस है। तो इन्हें कुछ खतरनाक जगह के बारे में पता चलता है और मरे हुए उन लोगों में से कुछ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक ऐसे लोकेशन के बारे में पता चलती है जहाँ बच्चे आमतौर पर बेहोश मिलते हैं जो काफ़ी कमज़ोर हालत में थे। और जब उनसे पूछा गया कि वो भी वहाँ कैसे पहुंचे, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इस बीच हम जान पाते हैं फुशिगिरो की बहन के बारे में भी। पर उससे पहले हम बढ़ते हैं महितो की तरफ, जो कि स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट को यूज करने वाला एक इंसान के ऊपर, जिसको उसके मुंह में डालने के बाद उसकी आंखों में से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी काफी बुरी हालत होती है। तो इतादोरी फुशिगिरो और कोगासाकी पहुंच जाता है उस ब्रिज पर। और इसके अलावा महितो ने उस इंसान को एक कर्ज में कन्वर्ट करती है। यह शायद उसके द्वारा बनाए गए आधे इंसान और आधे कर्ज के तौर पे कन्वर्ट करती है, जो अभी भी शायद इंसान ही है। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं कहानी में वापस, जहाँ पर ब्रिज में आने से पहले उनकी बैक स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे उस ब्रिज में आने की सोच रहे होते हैं और ब्रिज से नीचे होते उतरना होता है, जिसके लिए वो यूज़ करने वाले हैं रस्सी का। पर तभी यहाँ फुशिगिरो से मिलने को ही आता है, जो बताती है कि वो भी गई थी उस ब्रिज में एक बार, और वहाँ से वापस आने के बाद उसे घर का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई है। पर उसे लगा सिर्फ कॉन्सिडेंस है, लेकिन फुशिगिरो को यहाँ देख के उसे यकीन है कि शायद उस ब्रिज से कुछ रिलेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हो रहा है, जहाँ ये तीनों भी एक चीज़ भाप पाते हैं। और इनको यहाँ ले आई वो लड़की, उनको डाइवर्ट करती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस रिपोर्ट लिखने आए हैं वगैरह वगैरह, और भूत या कर्ज से रिलेटेड कोई भी चीज़ उनसे नहीं, उनसे शेयर नहीं करना चाहती। पर यहाँ फुशिगिरो की बहन की बात छिड़ जाती है, जिस सब के बाद फुशिगिरो थोड़ा और सुन पड़ जाता है। इस सब बेचैनी में वो पूछना चाहता है इस मिशन के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड के कर्ज के बारे में, और इतना कुछ खास खतरनाक है नहीं ये मिशन। जहाँ इतादोरी की बढ़ती स्ट्रेंथ के हिसाब से वो लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फुशिगिरो को सही सही फील नहीं करता, वो चाहता है कोई सेंसिबल उनके साथ यहाँ पर आए, लेकिन वो लोगों को मरते हुए भी नहीं देख सकता, जहाँ पर ये केसेस और खतरनाक होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। जहाँ इतादोरी और कोगासाकी को भेजकर वो अकेले इस मिशन में आगे जाने की सोचता है, जो उस रस्सी से नहीं बजाय उसके पैदल एक रास्ता ढूंढ के नीचे जाता है और अकेले आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़े दिखते हैं उसे कोकासाकी और इतादोरी भी, जो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उसने कभी अपने बारे में कुछ ज़्यादा शेयर ही नहीं किया। जहाँ वो कहना शुरू करता है कि इस ब्रिज के जो विक्टिम्स थे वो पहले भी थे, जहाँ शायद मेरी बहन भी उसी का शिकार थी, और वो या तो मारी गई या फिर काफ़ी गहरे कर्ज में, जो अभी भी बिस्तर पर पड़ी हुई है, और मिशन का लेवल बढ़ चुका है। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना सुनना था कि ये ठीक है, इसे ये सब इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर एनीवेज अब आगे बढ़ते अपने मिशन में, जहाँ पर ब्रिज के नीचे वाली जगह को इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन में एक जगह पैर रखता था दोरी, और तभी कुछ रोशनी चमकती है और धुआं सा निकलता है, और हम एक अलग जगह पहुंच जाते हैं, और ये इस कर्ज की दुनिया लगती है। और यहाँ ये अकेला ही कर्ज नहीं, वो अब नॉर्मल कर्ज भी है, जिसको कि माहितो ने बनाया एक कर्ज, या शायद वो कर्ज नहीं है, पर जो भी है ये भी यहाँ पर सामने आता है, जिसका सामना करने की सोचता है इतादोरी, और बाकी से फुशिगिरो और कोगासाकी को लड़ना है। तो क्या होगा आगे, क्या ये तीनों इन दोनों कर्ज को हरा पाएंगे? जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है जुजुत्सु काइसेन के आगे नए एपिसोड में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।